गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। किसका? हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन चैप्टर, चल रहा है सॉल्यूशन यूनिट चल रही है। उसमें सबसे पहले हमने टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था उसका नाम है कंसंट्रेशन, यानी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। पहले हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। विलेन क्या होता है, विलेन के बारे में हमने पढ़ा, है ना। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन के बारे में, सांद्रता के बारे में। सांद्रता के जो पार्ट्स होते हैं उसको हमने दो तरीके से डिवाइड किया था। एक तो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। एक तो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ऐसी कौन कौन सी कंसंट्रेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? हमेशा ध्यान रखना, जो रिलेटेड टू वॉल्यूम होगी, आयतन से संबंधित जितने भी सांद्रता के इकाइयाँ होंगी या कंसंट्रेशंस होंगी, वो वॉल्यूम से जो रिलेटेड होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। जहाँ अपॉन में वॉल्यूम आएगा, है ना, जहाँ एज ए सॉल्वेंट, जहाँ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम बेस्ड होगा, जिसका सॉल्वेंट वॉल्यूम बेस्ड होगा, यानी आयतन में होगा, यानी लीटर में होगा, उसकी हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज करने से, डिक्रीज करने से उसके इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, वॉल्यूम से रिलेटेड कंसंट्रेशन। और विदाउट वॉल्यूम से रिलेटेड जिसमें मास होता है, मास हमेशा डिपेंड नहीं करता बच्चों, मास डिपेंड नहीं करता, मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि क्या आपका वेट सर्दियों में बढ़ जाता है और गर्मियों में कम हो जाता है? ऐसा होता है कभी? क्या मैं एसी के रूम में गया, एसी वाले रूम में गया और मेरा वेट इंक्रीज हो गया, मैं एसी वाले रूम से बाहर निकला, मेरा वेट डिक्रीज हो गया? ऐसा कभी नहीं होता बच्चों, है ना। तो मास से रिलेटेड, द्रव्यमान से संबंधित जितने भी गुण होंगे कंसंट्रेशन के, वो क्या होंगे बच्चों? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तापमान पर निर्भर नहीं करेंगे। अब ये सर, ये कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बात को कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कंसंट्रेशन की जो मास से रिलेटेड है और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो वॉल्यूम से रिलेटेड है? आगे बात करने जा रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये रिपीट कर रहे हैं हम। टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये देखो अपॉन में वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, प्रतिशत आयतन बटा आयतन निकालते हैं, तब ये अपॉन में क्या आ गया, बटा में क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो क्या है, वॉल्यूम की फॉर्म में है, आयतन की फॉर्म में है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है ये कंसंट्रेशन की। वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? प्रतिशत भार बटा आयतन। ये भी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहां देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या है? भार बटा भार, यानी वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। ये वेट पे डिपेंडेंट है। इट मीन ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ मेन प्रॉपर्टी जो अपॉन में आ रही है वो वेट आ रहा है, तो वेट डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन किस फॉर्म में है? वेट की फॉर्म में, मास की फॉर्म में। मास की फॉर्म में कभी भी डिपेंडेंट नहीं करता, इनडिपेंडेंट होता है। बच्चों बात समझ में आ रही है? इट मीन जो मोलैरिटी आने जा रही है वो कैसी प्रॉपर्टी है? मोलैरिटी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब इसकी अपॉन में क्या आता है? वॉल्यूम आता है। मतलब ये हम जो इसका सॉल्वेंट लेते हैं वो लीटर में लेते हैं, जो सॉल्यूशन होता है वो वॉल्यूम की फॉर्म में होता है। इट मीन वो भी डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। नॉर्मेलिटी की बात करें, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, यानी अपॉन में इसके वॉल्यूम आता है, यानी सॉल्यूशन जो होता है वो वॉल्यूम की फॉर्म में होता है, लीटर की फॉर्म में होता है। इट मीन डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। जब भी आएगा मोलैरिटी तो आपने नोट डाल करके ये बात लिखनी है, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। मोलैरिटी जो होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। ये बात लिख करके आऊंगा एग्जाम में। फॉर्मेलिटी जो होती है, फॉर्मलता, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका भी जो बेस वैल्यू है, जो इसका फॉर्म है, सॉल्यूशन फॉर्म, वो भी कैसी होती है? वॉल्यूम फॉर्म होती है। तो वॉल्यूम हमेशा डिपेंड करता है ना। पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया अपॉन में, मतलब बेस वॉल्यूम है। मतलब हम कैसा ले रहे हैं, जो उसका सॉल्यूशन का जो मेन पार्ट है वो वॉल्यूम फॉर्म में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप नमक और चीनी को आपस में डिसॉल्व कर दो,
नमक और चीनी को, सॉल्ट और शुगर को मिला दो, क्या उसका बेस वॉल्यूम है? क्या उसका सॉल्वेंट वॉल्यूम है? क्या नहीं है। अगर मैं पानी के अंदर नमक को मिलाता हूँ, पानी के अंदर सॉल्ट को मिलाता हूँ, तो इसका मतलब उसका बेस क्या है? सॉल्यूशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? सॉल्यूशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? वॉल्यूम की फॉर्म में, आयतन की अवस्था में बदल रहा है वो। जब सॉल्यूशन वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट हो, लिक्विड फॉर्म की बात करता हूँ मैं एक्चुअली में, लिक्विड फॉर्म हमेशा वॉल्यूम में हम मेजर करते हैं। जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, इट मीन अब आप वहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हो। जहाँ हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी, वो कंसंट्रेशन की प्रॉपर्टी, वो सांद्रता के गुण किस पर निर्भर करेंगे? टेम्परेचर पर निर्भर करेंगे, तापमान पर निर्भर करेंगे। ओके बच्चों, ये होगी पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पार्ट पर मिलियन, वेट बाई वॉल्यूम, अपॉन में वॉल्यूम आ रहा है, बेस वैल्यू वॉल्यूम है। यहाँ मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यहाँ वॉल्यूम का कोई लेना देना ही नहीं है, ये डिपेंड नहीं करती वॉल्यूम पे। मोलैलिटी, मोललता, जिसको हम शॉर्ट स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी भी कैसी प्रॉपर्टी है? कैसी प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पीपीएम, वेट बाई वेट आपको मैंने बताया हुआ है, भार कभी भी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, ये आपको याद हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। चलते हैं आगे। ओके बच्चों, ये हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, इसके हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। और अब हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में। चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं वेट बाई वॉल्यूम के बारे में, यानी कंसंट्रेशन की सेकंड टर्म जो हम पढ़ चुके हैं, सेकंड टर्म हम कर चुके हैं, जो हम सेकंड टर्म करने जा रहे हैं वो हम कर चुके हैं पहले। ओके बच्चों, तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आगे जो नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है मोलैरिटी, यानी मोलरता। मोलरता के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोलरता क्या होती है बच्चों? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट, जिस बच्चों को आता है मोलरता क्या होती है। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी को अगर मैं वन लाइन में डिफाइन करूं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़नी है, पेपर हमारा सब्जेक्टिव है तो हमें सब्जेक्टिव ही पेपर करना होगा, हमें पेपर सब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा, इसलिए हम पेपर को सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इसीलिए बात करते हैं, मोलैरिटी ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मतलब एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, है ना, सोल्यूट के। हम सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नोन एज मोलैरिटी। और इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। हमें डिफाइन करना है, हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, हमें इसको परिभाषित करना है। एक लीटर विलियन में किसी विलय के मोलों की संख्या, एक लीटर विलियन में किसी विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे एम से व्यक्त करते हैं, इसे एम से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। समझ आई बच्चों बात? तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मोलों की संख्या को ही पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर मोलैरिटी के नाम से बोला जाता है, मोलरता बोला जाता है। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन। ये एक प्रकार का मेजरमेंट है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मेजर करता है सॉल्यूशन के अंदर, कि हाउ मच क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी है सोल्यूट की, जिसको आपने डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट के अंदर। जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हैं, तब जाकर के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या बोलते हैं अपने? इसको क्या बोलते हैं अपने? मोलरता बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर विलियन में उपस्थित
विलय के मोलों की कुल संख्या मोलरता कहलाती है। बार बार डेफिनेशन कर रहा हूँ, आपकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। दैट इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं अपने। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेंशन ऑफ मोलैरिटी इन केमिस्ट्री इज द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन ए लीटर। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बोलें तो टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन ए लीटर पर लीटर। समझ आई बच्चों बात। हैंस इट्स यूनिट्स इस मोल पर लीटर 1 मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि अगर हम बोलें कि हैंस इट्स यूनिट्स इज मोल्स पर लीटर, तो इसका मतलब क्या होता है 1 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या होता है 1 m। मैं बोलता हूँ कि 1 मोल पर लीटर मुझे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा 1 m से रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे करूंगा 1 m से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। समझ आई बात। आगे चलते हैं। मोलर सांद्रता या मोलरता हिंदी में डिफाइन करें तो किसी विलयन में विलय की मात्रा को बताने वाला एक माप है। किसी विलयन में विलय की मात्रा को बताने वाला एक माप, एक मेजरमेंट है जो विलयन की इकाई आयतन में विलय की मात्रा को बताता है। यानी 1 लीटर, इकाई मतलब होता है 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या को बताता है, विलय की मात्रा को बताता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। रसायन विज्ञान में मोलरता का उल्लेख सबसे सामान्य इकाई 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या है। अगर हम बात करें सबसे सामान्य इकाई की बात करें तो 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या है। अगर मैं बोलूं कि 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है, इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। नोट डाउन कर लो बच्चों, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। मैं बोलता हूं कि 1 मोल प्रति लीटर, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1 मोल पर लीटर। कमेंट सेक्शन में भी लिखते जाओ कि सर 1 मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है 1 m का मतलब आपने 1 मोल किसी भी सोल्यूट का, जो भी सोल्यूट लिया है आपने सोल्यूशन के अंदर, जो घोला है आपने, है ना, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया, सोल्यूशन बन गया, वो सोल्यूट का 1 मोल अगर आप बात कर रहे हो तो उसका मतलब आप 1 m की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो 1 m की बात कर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, मुझे एक बात बताओ आप, H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, निकाल के बताओ बच्चों। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मतलब 1 मोल में कितने, 1 मोल में इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों। इसका मुझे 1 मोल में कन्वर्ट करना है H2O को, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा बताओ बच्चों। H2O में मैं बताने जा रहा हूं, H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों 18 ग्राम 18 ग्राम। आपको पता है हाइड्रोजन कितना होता है 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 प्लस 2 18 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर मतलब अगर मैं H2O के 18 ग्राम लूंगा, सर ये 18 ग्राम कहाँ से लाए आप, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मूला में, लेकिन 18 ग्राम जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। मुझे HCl को मेजरमेंट करना है 1 मोल की फॉर्म में, तो मैं 18 ग्राम ले लूंगा, 18 ml ले लूंगा। 18 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड को 1 लीटर सॉल्यूशन में घोल दो तो उसको बोलते हैं 1 m सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको बोलते हैं लैब में, मैं लैब में बोलता हूँ कि बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 m सॉल्यूशन बनाओ, 1 मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बनाओ। 1 m का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर वाला सॉल्यूशन बनाओ। मुझे पता ही नहीं 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड के 1 मोल का मतलब क्या है 18 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर लीजिए, उसके अंदर 18 ग्राम डाल दीजिए, इसका मतलब 1 m का सॉल्यूशन बन गया, है ना। इस तरीके से बोलेंगे ना, अपने डिफाइन करेंगे। अगर हम बात करें, बाकी सोल्यूशन बनाने के तरीके और बहुत होते हैं, मैं तो तुम्हें सिंपल वे में इन जनरल बता रहा हूँ। वैसे सोल्यूशन बनाने का तरीका क्या होता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो सोल्यूशन कैसे बनाते हैं सारे सारे वो तुम्हें बताऊंगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो पर लीटर की बात करते हैं, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं। तुम ये मत बोलता ना कि 1000 ml मैंने क्या लिया, 1000 ml क्या ले लिया मैंने, सर वो मैंने पानी ले लिया 18 ग्राम वो मिला दिया 18 ml HCl। नहीं, आपको टोटल सोल्यूशन की अमाउंट कितनी है 1000। समझ आई बच्चों बात। 1000 लेनी टोटल आपने, तो टोटल सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर के बनती है 1000। यानी 1 जो पर लीटर बनता है ना, पर लीटर का मतलब होता है वो लीटर सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है। फिर आप देख लो सोल्यूट की कितनी डालनी है और सॉल्वेंट कितना डालना है।
मतलब वो 18 ग्राम को माइनस करके 1000 ml में से, यानी 18 ml को 1000 ग्राम में से माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो सॉल्वेंट होगा। वो सॉल्वेंट आपने ले लेना है, उसके अंदर ये सोल्यूट पार्टिकल मिला देने हैं, तब जा करके 1 m का सॉल्यूशन बन जाएगा। उसको बनाते कैसे हैं मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के प्रकार। चलो बच्चों आगे चलते हैं। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय M, कैपिटल M, विच इज टर्म्ड एज मोलर। इसको क्या बोलते हैं? मोलर। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर। मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोलर। द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन वेयर 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन ए लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 ग्राम आप सोल्यूट के पार्टिकल को, यानी 1 मोल सोल्यूट के पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं? डिजोल्व कर रहे हैं। डिजोल्व कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? इसको डिजोल्व कर रहे हैं। किसका मतलब होता है? 1 मोल ऑफ सोल्यूट को हम डिजोल्व इन लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। 1 ग्राम क्यों, यानी 1 मोल, हम यहाँ मोल लेंगे बच्चों, यहाँ मोल कर रहे हैं ना। 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल पर लीटर होता है, तो उसकी बात करते होते हैं। यहाँ मोल कर लेना बच्चों। मोलरता को M से दर्शाया जाता है, इसे मोलर कहा जाता है। 1 मोलर से अभिप्राय है 1 विलयन की मोलरता, जहाँ 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम विलय घुला होता है, यानी 1 मोल विलय घुला होता है 1 लीटर में। उसी को क्या बोलते हैं अपने यहाँ? मोल कर लेना बच्चों। 1 मोल 1 लीटर विलयन में 1 मोल, है ना। 1 मोल उसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं? मोलर सोल्यूशन बोलते हैं। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर, ठीक है ना। चलते हैं आगे बच्चों, इसका फॉर्मूला करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल M से किया रिप्रेजेंट, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशंस इन लीटर्स, है ना, पर लीटर लेते हैं। अगर मोलरता का फॉर्मूला निकालें तो विलय पदार्थों की मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, ये फॉर्मूला होता है। नोट डाउन कर लो बच्चों इसको। अगर हम बात करें मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपको पता है कि हमने क्या किया? हमने ये तो निकाल लिया कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये फॉर्मूला निकाल लिया हमने मोलैरिटी निकालने का। लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो निकालने, उसका फॉर्मूला भी तो चाहिए हमें। वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, हम क्या करेंगे? भार लेंगे इन ग्राम्स, किसका? सोल्यूट का। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स हमने ले लिया, उसको ग्राम में ले लिया और उस अपॉन में मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया, तो आप क्या निकाल दोगे? इसका मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल दोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, अपने को गिवन है 36 ग्राम HCl, सॉरी 36 ग्राम H2O गिवन है, तो निकालो इसके नंबर ऑफ मोल्स। 36 ग्राम H2O या 36 ml H2O अपने को गिवन है ग्राम, तो आप निकाल के बताओ कितने मोल हुए ये। तो वेट ऑफ सोल्यूट लिखो, कितना हुआ? हमें कितना दिया हुआ है? 36। मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका? 18। तो आंसर क्या आया? 2, मतलब 2 मोल। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं हमें, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इट इज नोन एज मोलैरिटी। उसी को तो मोलरता कहते हैं। बात समझ आई बच्चों? बात है ना। विलय पदार्थ के मोल निकालने के लिए विलय का ग्राम में भार निकाल लो, उसको अनुभार से भाग दे दो, आपको क्या निकल आएगा? उसके विलय के मोलों की संख्या आ जाएगी बच्चों। समझ आई बात? इस तरीके से हमने फॉर्मूले निकालने हैं। हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन हमें फॉर्मूले को स्टडी करना है, हमें फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट देखना है कि वास्तव में फॉर्मूला बना कैसे और कैसे निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी एक टाइप ऑफ कंसंट्रेशन है, एक प्रकार है कंसंट्रेशन का, वो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मैं कहता हूँ नोट डाल के लिख लो, इट इज़ द टेम्परेचर डिपेंडेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। यह मोलरता तापमान पर निर्भर करती है। ये लाइन लिख के आनी है आपने एग्जाम में जब मोलैरिटी को एक्सप्लेन करोगे। ओके, अब मोलैरिटी का एक कंबाइंड फॉर्मूला हमने बना दिया। अगर हमने मोलैरिटी को एक पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखना हो, सबसे पहले क्या करेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, है ना। सबसे पहले क्या लेंगे हम? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी एटॉमिक मास, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिवाइड कर देंगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल देंगे, तो कंप्लीटली मोलैरिटी निकल जाएगी।
किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है आपको, मोलरता निकालनी है, तो आप क्या लीजिए, विलय का ग्राम में भार लो और अनुभार से उसको डिवाइड कर दो और इनटू कर दो विलयन का आयतन, लीटर में लेकर के उसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। वही चीज़ की है ना जो हमने पीछे की है। हमने दोनों जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को और ये वाले फॉर्मूले को हमने मिला दिया आपस में। मिलाने के बाद मोल्स ऑफ सोल्यूट को भी मिला दिया। उसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट को अकॉर्डिंग टू उसके मॉलिक्यूलर वेट कैसे मोल्स निकालते हैं वो भी निकाल करके कंबाइन कर दिया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आ गया। बच्चों बात समझ में आ रही है? सारी बातें मेडिकल वाले बच्चों, नॉन मेडिकल वाले बच्चों कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी दो आंसर। बीएससी थर्ड ईयर नॉन मेडिकल, बीएससी मेडिकल, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर ऑल बच्चे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ हाँ जी सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। ये सारे फॉर्मूले को मैंने कंबाइन कर दिया, इन लीटर ले रहा हूँ अभी तक मैं यहाँ पर। बच्चों एक बात पूछता हूँ आपसे, ये फॉर्मूला आपको आ गया, ओके। मैं यहाँ कहता हूँ कि अगर यहाँ हमें लीटर ना दे करके एमएल दे रखा है, अमाउंट हमें एमएल में दे रखी है, तब उसको लीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमें यहाँ पर एमएल दे रखा है, एमएल यानी मिली लीटर दे रखा है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ बच्चों मुझे एमएल दे रखा है तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके। मुझे यहाँ पर एमएल दे रखा है, उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मुझे यहाँ पर एमएल दे रखा है, लीटर नहीं दे रखा। मैं एमएल को लीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा बच्चों? जल्दी बोलो फटाफट। तो क्या करूँगा बच्चों बताओ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, मैं आपको फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब मोलैरिटी को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल टू, हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी। मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों, फॉर्मूला की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ कर लेना बच्चों, लीटर कर लेना ब्रैकेट में, क्या कर लेना? लीटर। यहाँ लीटर कर देना ब्रैकेट में, ओके। पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ एन क्या है, एम क्या है? एम इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट बी कैलकुलेटेड, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एन क्या है? इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वी क्या है? इज द नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टर्म्स ऑफ लीटर। बच्चों मैं इतना थ्योरी क्यों करवा रहा हूँ, इतने फॉर्मूले क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि आपका पेपर सब्जेक्टिव है और आप मोलैरिटी को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके आओ, क्योंकि मोलैरिटी से 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है, 1.5 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आता है। मोलैरिटी से क्वेश्चन आने ही आना है, मोलरता से क्वेश्चन आने ही आना है। तो मोलरता को मैं इसी तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, जिस तरीके से नोट्स बन रहे हैं नोट्स बनाते जाओ, इसी तरीके से आपको लिख के आना है। जिसका पेपर सब्जेक्टिव है उनके लिए मोलैरिटी टॉपिक मैंने उसी तरीके से लिखा है इसको। पेपर सब्जेक्टिव है, अगर पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता तो मैं एक ही लाइन में आपको मोलैरिटी समझा करके आगे निकल जाता, फॉर्मूला समझा करके। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है बच्चों, पेपर आपका सब्जेक्टिव है। तो हमें सब्जेक्टिविटी के साथ कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें एक एक बात क्लियर करनी है। तो मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स इज इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ लीटर सॉल्यूशन। चलते हैं आगे। मैंने फॉर्मूले में किया, मैंने कन्वर्ट किया, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? उसका मास निकालना पड़ेगा, उसका वेट निकालना पड़ेगा। बच्चों मास और वेट केमिस्ट्री में सेम होते हैं, पहले बोल रहा हूँ मैं। केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक भी चीज़ होती है, लेकिन फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होते हैं। केमिस्ट्री में दोनों को एक ही माना जाता है। सबसे पहले हम क्या निकालना है? हमने वेट निकालना है। किसका वेट निकालना है? सॉल्यूट का, विलय का। अपॉन क्या करना है? उसका मोलिकुलर वेट निकालना है, जिसको एम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट को एम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। एम नोट क्या है यहाँ पर? आणविक भार, अनुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट। तो ये निकल गया अपने नंबर ऑफ मोल्स। आगे नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या निकल गया? वही फॉर्मूला करवा रहा हूँ, लेकिन उसका फॉर्मूला करवा रहा हूँ मोलरता। मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू अब डब्ल्यू अपॉन एम नोट इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, है ना। इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाता है। आप इस फॉर्मूले में क्या रखो? सॉल्यूट का वेट रखो, उसका मॉलिक्यूलर वेट रखो, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इनटू उससे मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट के सॉल्यूशंस के जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर किसका होगा? मोलरता या मोलैरिटी का होगा। चलते हैं बच्चों आगे। बच्चों एक बात और बताओ, ये लीटर में है,
अगर ये ml में दिया हो तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ml में दिया हो तो क्या करेंगे, ml में दिया हो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आगे देखो फॉर्मूला आ गया ये वाला, मैंने यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दिया लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ml में दिया हुआ था मुझे 1000 से मैंने डिवाइड किया तो ये 1000 ऊपर चला गया और ये w इंटू 1000 आ गया, 1000 ऊपर चला गया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये वैल्यू जो है इसकी लीटर में है, ये वैल्यू किस में है, लीटर में कन्वर्टेड है। आपको बताया कि ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं तब जाकर के वो लीटर में कन्वर्ट होता है। तो ये इसका ml फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिख दिया इसका। यदि ml फॉर्म को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो इस फॉर्म में लिख दिया। यदि हमें न्यूमेरिकल में सवाल में हमें ml में वैल्यू दी हो तो ऊपर आप क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। आपको एक एक फॉर्मूला मैं लिख करके समझा रहा हूँ बच्चों, इसको ढंग से नोट कर लो, नोट्स बना लो, आपके ही काम के हैं सारे। टोटली बहुत बढ़िया बुक से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ बच्चों आपको। आपकी जो CBH की बुक है मैं वो फॉलो नहीं करता आपकी, मैं सिंपल पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक्स, DU की बुक्स, उनको फॉलो कर करके आपको नोट्स बनाता हूँ। मेरा सोर्स ऑफ बुक्स वही है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था, है ना, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, आणविक भार विलय का, और वॉल्यूम ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। यदि हमें यहाँ से वेट निकालना हो तो वेट को मैं यहाँ ले आऊँगा, W को। यदि हमें वेट निकालना हो, वेट ऑफ सोल्यूट, यानी हमें विलय का भार निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूशन। आप उसकी मोलरता, उसके आणविक भार, विलय के आणविक भार और विलयन के लीटर आयतन से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर आप विलय का भार भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला आ गया, जितने बहुत सारे फॉर्मूले करवा दिए आपको मैंने, ये फॉर्मूले आपने नोट डाउन करने हैं ताकि कल को हम कोई न्यूमेरिकल करें तो हमें दिक्कत ना आए। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। बच्चों एक टॉपिक और शुरू हो रहा है, ये हो गया भाई मोलैरिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। मोलैरिटी वाला टॉपिक हमने कर लिया। आगे हम एक टॉपिक और करने जा रहे हैं जो कि मोलैरिटी से ही रिलेटेड है, मोलरता से ही संबंधित है बच्चों, मोलरता से ही रिलेटेड है। हम बात करें स्ट्रेंथ के बारे में, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ? तो इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ मोल नहीं है, हमने वहाँ क्या बात की थी मोलैरिटी में, मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूट। यही डिफरेंस है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को S से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S से। समझ आइए बच्चों बात। मान लो वो पूछ लें व्हाट इज स्ट्रेंथ इन कंसंट्रेशन टर्म, तो ये आपने इस तरीके से डिफाइन करना है कि मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, विलयन की प्रति लीटर मात्रा में विलय का द्रव्यमान, मोल नहीं, विलय के मोल नहीं, विलय का द्रव्यमान विलयन की प्रति लीटर मात्रा में जो उपस्थित होता है उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ डिफाइन करना है तो आपने क्या बोलना है कि इतना भार है विलय का पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास की बात कर रहे हैं, ओनली मास की बात कर रहे हैं, मोल की बात नहीं कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। समझ आइए बच्चों बात। तो स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस समझना है बच्चों, अंतर समझना है आपको। अगर मैं इसको फॉर्मूला लिखूं, S इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, विलय का भार ग्राम में बटा में आयतन का, विलयन का आयतन इन लीटर, है ना, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इट इज नोन एज स्ट्रेंथ। फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? एक टाइप ऑफ कंसंट्रेशन है, जो एक न्यू टाइप आपको मैंने करवाया है। ये भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ये बिल्कुल एक छोटी सी टर्म करवाई है मैंने, स्ट्रेंथ। ये आपको याद रखनी है बच्चों, ताकि अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये मोलैरिटी टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये हमारा स्ट्रेंथ टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। आगे चलते हैं। एक डाउट था बच्चों का, कुछ बच्चों को ये डाउट क्लियर है, कुछ बच्चों को डाउट क्लियर नहीं है। वो डाउट पुराना पेंडिंग है, मैं उसको क्लियर करवाने जा रहा हूँ। आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था 50 ml मैं अल्कोहल ले लूँ, 50 ml वाटर ले लूँ, ठीक है, दोनों को मैंने इंटरमिक्स कर दिया, कौन सा सोल्यूट कौन सा सॉल्वेंट? आंसर दो कमेंट सेक्शन में। क्यों है ऐसा, समझाओ।
अगर मैं 50 ml वाटर ले लूँ, 50 ml अल्कोहल ले लूँ, दोनों को इंटरमिक्स कर दूँ, कौन सा विलेय बनेगा, कौन सा विलायक बनेगा? ये डाउट मैंने अभी तक ऑन यूट्यूब नहीं क्लियर करवाया बच्चों को, तो मैं इसलिए दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ। समझ आई बच्चों बात? मुझे समझाओ कि अगर मैं सेम अमाउंट में दोनों लिक्विड ले लूँ तो कौन सॉल्यूट बनेगा, कौन सॉल्वेंट बनेगा, कौन विलेय बनेगा, कौन विलायक बनेगा? बच्चों बताओ। हमें तो ये पढ़ाया गया है कि सर जो लार्ज अमाउंट में होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, वो विलायक होता है, वो सॉल्वेंट होता है। जो कम मात्रा में होता है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है, वो विलेय होता है, ऑलवेज विलेय होता है। सर वो ऑलवेज सॉल्यूट होता है। नहीं, ये डेफिनेशन 11th क्लास की थी बच्चों, अब नहीं है वो। बीएससी थर्ड ईयर में अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में इसकी डेफिनेशन अलग पढ़ेंगे बच्चों। तो बताओ जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, इसका आंसर जो दिया हुआ, पहले आंसर बता दूँ आपको। आंसर बताने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो बच्चों अपनी बात करते हैं हम। देखो बच्चों, मैं दो ले रहा हूँ सॉल्यूशन ले रहा हूँ, दो क्या ले रहा हूँ, लिक्विड ले रहा हूँ। एक में तो क्या भरा हुआ है मैंने, वाटर भरा हुआ है। मैं वाटर और अल्कोहल का कंपेरिजन कर रहा हूँ ना। एक में क्या भरा हुआ है, एक में भरा हुआ है, एक में तो है वाटर, W फॉर वाटर। एक में क्या भरा हुआ है, A फॉर अल्कोहल। दोनों की अमाउंट सेम है, 50 ml 50 ml। ओके, दोनों की अमाउंट क्या है, सेम है। अब बात करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब कौन जल्दी उबलता है, कौन फास्टली बॉयल होता है? सर वाटर का तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बच्चे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं। वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या होता है 78 डिग्री समथिंग, यानी अबाउट 80 डिग्री, 78 डिग्री सेल्सियस होता है अल्कोहल का। कोई बात नहीं सर, होता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब दोबारा ये बात करते हैं, मुझे ये बताओ, अगर मैं ये वाटर के मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और ये मैं किसके ले रहा हूँ, अल्कोहल के ले रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ कि जल्दी बॉयल कौन होगा? सर अल्कोहल होगा। अल्कोहल जल्दी बॉयल को क्यों, अल्कोहल जल्दी बॉयल क्यों होगा? कारण बताओ। क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने के कारण इनको जब हम हीट देते हैं नीचे से, जब इनको हीट मिलती है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये बॉन्ड बना हुआ है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो अणुओं के बीच में, ये जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। इसको कम एनर्जी देने पर ही ये टूट जाता है। इट मीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लेस होता है वाटर के कंपैरिजन में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वाटर के अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगी या वाटर के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज़्यादा होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ज़्यादा कर रहा है वाटर के मॉलिक्यूल में, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सर हमें कैसे पता लगा? हमें पता लगा बॉइलिंग पॉइंट से। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, कौन सा बिंदु कम है, मतलब जल्दी बॉयल हो रहा है, जल्दी बॉयल हो रहा है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तभी तो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर के टूट करके ऊपर वेपर बन रहे हैं, वाष्प बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? वाष्प बन रहे हैं, भाप बन रहे हैं, स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ आई बच्चों बात? तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में गैप ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, या अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बिल्कुल शाबाश बच्चों, बच्चे बता रहे हैं कि सर वाटर के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस कम होगी। अगर हम बात करें अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम काम कर रहा है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मिलती है अल्कोहल के कंपैरिजन में, मतलब अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। इसीलिए ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी जो एनर्जी हमें ज़्यादा नहीं देनी पड़ती इनको तोड़ने के लिए, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए। हमें एक बात समझ में आ गई कि गैप ज़्यादा होता है अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में और गैप कम होता है वाटर के मॉलिक्यूल में। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूँ? फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूँ? चलता हूँ बच्चों आगे। अब आगे बात क्लियर करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ वाटर के मॉलिक्यूल, एक तरफ लेता हूँ किसके मॉलिक्यूल, अल्कोहल के मॉलिक्यूल। जो ग्रीन कलर के हैं वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, जो ब्लैक कलर के वाटर के मॉलिक्यूल हैं। मैंने मिक्स कर दिया इसको, वाटर के मॉलिक्यूल को मिक्स कर दिया मैंने। अब हुआ क्या,
जो वाटर के मॉलिक्यूल है इसके अंदर अच्छे तरीके से इंटरमिक्स हो गए। कोई जोर आया? मिक्स होने में नहीं आया ना। इसको अपने अंदर अल्कोहल के ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल ने ब्लैक कलर के वाटर के मॉलिक्यूल को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, समाहित कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गैप ज़्यादा है, ये आपस में क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गई, एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता आ गई। जब भी यूनिफॉर्मिटी आती है इसका मतलब वो डिजोल्व हो गया, मॉलिक्यूल डिजोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। पानी के अणुओं को अल्कोहल के अणुओं में घुलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्कोहल के अणुओं में गैप ज़्यादा था। इसने अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको अपने अंदर समाहित कर लिया, इंक्लूड कर लिया अपने आप को। तो ये एक प्रकार का कंप्लीटली एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, एक सॉल्यूशन फॉर्म आ गई। इट मीन ये डिजोल्व हो गया। जो डिजोल्व करता है वो कौन है? अल्कोहल। जिसको डिजोल्व किया गया वो क्या है? वाटर। हमें पता है जो डिजोल्व करने का काम करता है, जो घोलने का काम करता है, उसको बोलते हैं अपने विलायक, सॉल्वेंट। और जिसको घोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? अपने वाटर। क्या बोलते हैं उसको? सोल्यूट। विलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको डिजोल्व किया, इसको मैं डिजोल्व कर रहा हूं तो ये सोल्यूट है, जिसके अंदर डिजोल्व कर रहा हूं वो सॉल्वेंट है। सर वाटर क्यों नहीं है? अभी बताते हैं आपको। मैं एग्जांपल ले रहा हूं वाटर का। अब मैंने मॉलिक्यूल कौन से डाल दिए? एक मिनट रुको बच्चों, दोबारा लेते हैं एग्जांपल। वही ले रहा हूँ, ग्रीन कलर का अल्कोहल है ना। अब ये ग्रीन कलर के अल्कोहल को मैंने इसके अंदर इंटरमिक्स करने की कोशिश की, पूरा ही नहीं आया बच्चों, इसके अंदर मिक्स ही नहीं हुआ। साइज इसके अंदर मिक्स ही नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में गैप्स कम है, गैप ही नहीं है यहाँ पर, तो इसके अंदर मिक्स ही नहीं हो पा रहा। ये समझ आई बच्चों बात? तो अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर पा रहा वाटर। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। इट मीन उसके बीच में डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर जा सकते हैं, ये डिजोल्व हो सकते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा और वो अपने अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड कर लेगा, और जिसको इंक्लूड करेगा वो सोल्यूट होगा। जो इंक्लूड कर रहा है खुद इटसेल्फ उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो समझ आई बात? जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा वो सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा, जिसका क्वथनांक बिंदु ज़्यादा होगा वो व्यवहार करेगा किसकी तरह? विलय की तरह। जिसका क्वथनांक बिंदु कम होगा वो विलायक की तरह व्यवहार करेगा। ये बात समझ में आई है ना? तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? सारी बात समझ में आई कि नहीं आई बात? एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, इनमें से कौन सा सॉलिड है और कौन सा लिक्विड है? ये दो मॉलिक्यूल है, बताओ। बच्चे बता रहे हैं कि सर ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। हमें पता है लिक्विड में गैप कम होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में गैप ज़्यादा होता है और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में गैप कम होता है, बिल्कुल। तो इसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इसके मॉलिक्यूल इसमें आसानी से डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन इसके मॉलिक्यूल इसके अंदर जा नहीं सकते, है ना। इसीलिए सॉलिड सब्सटेंस ऑलवेज सॉल्यूट बनते हैं। सॉलिड सब्सटेंस ऑलवेज सॉल्यूट बनते हैं। आप एक गिलास में एक ट्रक भर के नमक घोल दो, एक गिलास पानी के अंदर, ग्लास ऑफ वाटर के अंदर एक ट्रक भर के नमक घोल दो, लेकिन वो गिलास ऑफ वाटर ही हमेशा सॉल्वेंट रहेगा। कभी भी सॉलिड सब्सटेंस सॉल्वेंट नहीं बनेगा, विलायक नहीं बनेगा। तो अमाउंट पे नहीं जाना बच्चों, बात जानी कॉन्सेप्ट पे। अमाउंट हम पढ़ते थे बचपन में, अमाउंट ऑफ लार्जर अमाउंट ऑफ इट इज नोन एज सॉल्वेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ नोन एज सॉल्यूट। नहीं, इस पर नहीं जाना अपने को। तो ये लॉजिकली बात की हमने। मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। इफ़ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 और मोर कंपाउंड्स ए एंड बोथ बी आर लिक्विड्स, ए का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, बी का 120 डिग्री सेल्सियस है। कमेंट सेक्शन में दो, ए सॉल्वेंट या बी सॉल्वेंट। कमेंट सेक्शन में लिखो बच्चों, ए सॉल्वेंट या बी सॉल्वेंट। किसका कौन करेगा विलायक की तरह व्यवहार? हमें पता है सर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो विलायक की तरह व्यवहार करेगा, सॉल्वेंट की तरह व्यवहार करेगा। ये हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आ चुकी है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, हमारा सिद्धांत क्लियर हो गया बच्चों, थ्योरी क्लियर हो चुकी है। जब इंसान की सिद्धांत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं विद रिसर्च प्रैक्टिकली, तो वो अपने आप लिखता है एग्जाम में थ्योरी। अब मैं चाहता हूँ, अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि एक पेज में इसको एक्सप्लेन करो, तो मैं कहता हूँ आप दो पेज भर के लिख दोगे, आपको आता है।
चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल मिलते हैं, कल अनदर टॉपिक करेंगे। अभी थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं। लास्ट में अपने आराम से चलते हुए धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करके 40 मिनट के लेक्चर लेकर के हम सारी यूनिट कंप्लीट कर देंगे, फिर अपने नई यूनिट शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों। मिलते हैं फिर कल 9:40 पे, 9:40 AM पे। सभी बच्चे अटेंडेंस जरूर दो। जिनके पास फ़ोन नहीं है वो शाम को अटेंड करो क्लास, लेकिन क्लास जरूर अटेंड करो बच्चों। बाय बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ ऑल द बेस्ट।